आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र की। देखिए, अंतःस्रावी तंत्र की बात करने के लिए अपन सबसे पहले देखते हैं अंतःस्रावी तंत्र का जनक। देखिए, अंतःस्रावी तंत्र का जनक अपन थॉमस एडिसन को मानते हैं, यानी थॉमस एडिसन अंतःस्रावी तंत्र का क्या है, जनक है। थॉमस एडिसन अंतःस्रावी तंत्र का जनक माना जाता है। दूसरा देखिए, हार्मोन की खोज दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है स्टार्लिंग व बेलिस। इन दोनों ने हार्मोन की खोज की और सबसे पहले खोजा गया हार्मोन था आपके सिक्रेटिन। इस सिक्रेटिन की सर्वप्रथम स्टार्लिंग तथा बेलिस ने हार्मोन की खोज की और हार्मोन शब्द दिया स्टार्लिंग ने। फिर देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात आती है। सबसे बड़ी ग्रंथि है आपके यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतःस्रावी तंत्र और बाह्य स्रावी तंत्र दोनों में, जबकि सबसे बड़ी अंतःस्रावी तंत्र की जो ग्रंथि है वह है आपके थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपके थायराइड और अंतःस्रावी तंत्र की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि, और एक है सुपर मास्टर ग्रंथि या सुप्रीम कमांडर ग्रंथि, जिसे जो है आपके हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्रंथि या हेड मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब देखिए हार्मोन के बारे में। अंतःस्रावी तंत्र की जो ग्रंथियां हैं उनके द्वारा स्रावित जो पदार्थ है उनको अपन बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन शब्द का जो अर्थ है वो है उत्तेजित करना, और इस हार्मोन को अपन बोलते हैं रासायनिक संदेशवाहक भी कहते हैं। अब देखिए, हार्मोन रासायनिक रूप से ये एमिनो अम्ल हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है और पेप्टाइड हो सकता है, और या इसे ये क्या हो सकता है, स्टेरॉइड भी हो सकता है। अब देखिए, हार्मोन ये जल और रक्त के अंदर घुलनशील होते हैं, इसीलिए हार्मोन रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है और अपना कार्य के दौरान ये क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं और ये इनका जो अणुभार है वो भी बहुत कम होता है, यानी हार्मोन का जो अणुभार होगा वो क्या होगा, कम, और ये बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं और रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंगों तक पहुंचकर कार्य के दौरान ये क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। अब देखिए, अपन बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथियों के बारे में। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि ये हो गई आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी है आपके बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है नलिका विहीन। नलिका विहीन, नलिका विहीन, जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं। नलिका युक्त, इन ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं उपस्थित होती हैं। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो स्रावण है उसे अपन कहते हैं हार्मोन। हार्मोन, जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथियों का जो स्रावण है उसे अपन एंजाइम बोलते हैं।
एंजाइम। ये बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावण को अपन क्या बोलते हैं? एंजाइम। और देखिए अंत स्त्रावी ग्रंथियां के द्वारा स्त्रावण रक्त के अंदर किया जाता है। स्त्रावण रक्त में करते हैं, यानी अंत स्त्रावी ग्रंथियां ये अपना स्त्रावण किस में करती है? रक्त के अंदर करती हैं। जबकि बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां ये अपना स्त्रावण रक्त में नहीं करती हैं। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। दूसरा देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल की बात करूं तो आपके थायराइड ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, और आपके पीयूष ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये सभी उदाहरण किसके हैं? आपके अंत स्त्रावी ग्रंथियों के। जबकि बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों की बात करूं तो आपकी एग्जाम्पल के अंदर होगा एक तो स्तन ग्रंथियां और स्वेद ग्रंथि और अश्रु ग्रंथि, ये सब किसके अंदर आती हैं? बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों के अंदर आती हैं। फिर अपन बात करते हैं मिश्रित ग्रंथियों के बारे में। देखिए मिश्रित ग्रंथि, इसमें अपन पढ़ते हैं अग्नाशय को। अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। ये अंत स्त्रावी भाग का भी कार्य करती है और बाह्य स्त्रावी भाग का भी कार्य करती है। चलिए अब अपन सबसे पहले देखते हैं पीयूष ग्रंथि को, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है और इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के अंदर अपन देखते हैं तो पीयूष ग्रंथि के दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है अग्रभाग, जिसे अपन बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। अग्रभाग को बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। और दूसरा है पश्च भाग, जिसे अपन बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये है आपके पीयूष ग्रंथि के दो भाग। यदि मैं एडिनो हाइपोफाइसिस की बात करूं तो इसके द्वारा इस ग्रंथि का 75% भाग का निर्माण करती है, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस ये 25% भाग का निर्माण करती है। अब देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन, एक तो है ग्रोथ हार्मोन जिसे अपन बोलते हैं सोमेटोट्रोफिक हार्मोन STH। दूसरा है आपका एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को नियंत्रित करता है। फिर देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेमोट्रोफिक हार्मोन MTH भी कहा जाता है। अब देखिए न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्त्रावित होने वाला एक तो है ऑक्सीटोसिन, या इसे कहा जाता है पीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को पीटोसिन भी कहते हैं।
और दूसरा है वैसोप्रेसिन हार्मोन, जिसे पिट्रेशन हार्मोन कहते हैं। ये हो गए आपके पीयूष ग्रंथि के अंदर जो दो भाग है, एक तो है एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस ये संपूर्ण ग्रंथि का 75% भाग का निर्माण करता है, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस ये 25% भाग का निर्माण करता है। इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेमोट्रोफिक हार्मोन जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं, एलएच ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन, इन सभी हार्मोन की अपन बात करेंगे। और न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन जिसे पिटोसिन कहा जाता है, और वैसोप्रेसिन जिसे पिट्रेशन भी कहा जाता है। अब देखिए एक एक करके अपन इन हार्मोन की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए सोमेटोट्रोफिक हार्मोन जिसे अपन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जिसे अपन ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। और इसे कहा जाता है सोमेटोट्रोफिक STH। अब देखिए ये ग्रोथ हार्मोन एक प्रोटीन हार्मोन है, यानी ये किस प्रकार का हार्मोन है, एक प्रोटीन हार्मोन है। इसका कार्य है शारीरिक वृद्धि या कंकाल वृद्धि को नियंत्रित करना। यह हार्मोन आपके शारीरिक वृद्धि या कंकाल वृद्धि को नियंत्रित करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। दूसरा देखिए यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो कमी से होने वाले रोग वो है आपके, देखिए यदि इस हार्मोन की कमी बच्चों के अंदर हो जाए तो बच्चों में बोनापन का रोग हो जाएगा, जिसे डार्फिज्म कहते हैं। और देखिए यदि ये इसकी कमी वयस्क अवस्था में हो जाए तो वयस्क अवस्था में इसकी कमी होने पर साइमंड रोग हो जाता है। यदि इसकी कमी युवा अवस्था में हो जाए तो समय पूर्व बूढ़ापन आ जाता है। अब देखिए यदि इस हार्मोन की अधिकता हो जाए, यानी इस हार्मोन की अधिकता होने पर कौन कौन से रोग हो सकते हैं। यदि इस हार्मोन की क्या हो जाए, अधिकता के कारण होने वाले रोग, देखिए यदि बच्चों के अंदर इसकी अधिकता हो जाए तो रोग हो जाता है मां कायता, जिसे अपन कहते हैं गिगेंटिज्म। यदि इसकी अधिकता वयस्क अवस्था में हो जाए तो आपके कुबड़ रोग हो जाता है, जिसे बोलते हैं काइफोसिस। यदि इस हार्मोन की अधिकता युवा अवस्था में हो जाए तो इस के कारण होने वाला रोग है अग्रातिकायता।
ये है आपके वृद्धि हार्मोन, या जिसे अपन कहते हैं सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। इस हार्मोन, ये एक प्रोटीन प्रकार का हार्मोन है। यह शारीरिक वृद्धि व कंकाल वृद्धि को नियंत्रित करता है, और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चों के अंदर होने वाला रोग बौनापन या डार्फिज्म, और वयस्क अवस्था में यदि इसकी कमी हो जाए तो साइमंड रोग हो जाता है, और युवा अवस्था के अंदर इसकी कमी हो तो समय पूर्व बूढ़ापा हो जाता है। और अधिकता के कारण होने वाले रोग है बच्चों के अंदर महाकायता, जिसे बोलते हैं गिगेंटिज्म, और वयस्क अवस्था में काइपोसिस रोग हो जाता है, और युवा अवस्था में अग्रातिकायता ये रोग हो जाता है। अब देखिए, इसके बाद आपका एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर दूसरा हार्मोन है आपका एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब देखिए, यह हार्मोन क्या करेगा, एडिनल कोर्टेक्स के हार्मोन को नियंत्रित करता है। यह एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को नियंत्रित करता है। लेकिन ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि के किसी भी हार्मोन के द्वारा एड्रिनल मेडुला, यानी एड्रिनल मेडुला भाग के जो हार्मोन होते हैं उनका नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के किसी भी हार्मोन द्वारा नहीं होता है। यानी एड्रिनल मेडुला भाग का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के किसी भी हार्मोन के द्वारा नहीं होता है। उसके बाद अपन देखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रित करता है। फिर आता है आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये देखिए, इसे बोलते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन। ये हार्मोन नर के अंदर शुक्राणु जनन को, यानी पुटिका प्रेरक हार्मोन ये नर के अंदर शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है तथा मादा के अंदर अंड जनन को प्रेरित करता है, यानी अंडाणु निर्माण को प्रेरित करता है। यह आपका FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन। उसके बाद अपन बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के, LH इसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसी को बोला जाता है अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। देखिए, ये हार्मोन नर के अंदर जो आपकी ये हार्मोन नर के अंदर
ये हार्मोन नर के अंदर जो लैंडिंग कोशिकाएं होती हैं, लैंडिंग कोशिकाएं से स्त्रावित होने वाला हार्मोन को नियंत्रित करती हैं। लैंडिंग कोशिका से स्त्रावित होने वाला हार्मोन है आपके एंड्रोजन। एंड्रोजन का नियंत्रण करती हैं तथा मादा के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम से स्त्रावित होने वाला हार्मोन है आपके प्रोजेस्टेरोन का नियंत्रण करती है। अब देखिए, एक तो FSH पुटिका प्रेरक हार्मोन व LH को संयुक्त रूप से, ये दोनों जननांगों के संबंधित हार्मोन है, इसलिए इनको संयुक्त रूप से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। अब इसके बाद देखिए मेमेटोफिक हार्मोन, मेमोट्रोफिक हार्मोन, यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान स्तन वृद्धि को प्रेरित करता है। गर्भावस्था के दौरान स्तन वृद्धि को प्रेरित करता है। दौरान स्तन वृद्धि को प्रेरित करता है तथा शिशु जन्म के बाद दुग्ध स्त्रावण को भी प्रेरित करता है। अब देखिए, इसके बाद है आपके, देखिए आप न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्त्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में देखिए। न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्त्रावित होने वाला हार्मोन है आपके ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जिसे अपन पिटोसिन भी कहते हैं, पिटोसिन हार्मोन। अब देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रकार का हार्मोन है। ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रकार का हार्मोन है, यह केवल मादाओं के अंदर ही पाया जाता है, केवल मादाओं के अंदर ही पाया जाता है, और आपको इसमें ध्यान रखनी है, ऑक्सीटोसिन के अंदर ये हार्मोन गर्भाशय की जो पेशियां होती है उसके अंदर संकुचन उत्पन्न करता है तथा प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है। यह गर्भाशय पेशियों में संकुचन उत्पन्न कर प्रसव पीड़ा, जिसे अपन लीबर पेन बोलते हैं, उत्पन्न करता है, प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है। अतः यह एक शिशु जन्म हार्मोन है, इसे क्विक बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा हार्मोन है आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस का, जिसे वैसोप्रेसिन बोलते हैं। जिसे पिट्रेसन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन या पिट्रेसन। अब ये देखिए, ये हार्मोन
जो नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में जल अवशोषण को प्रेरित करता है। यह नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल अवशोषण को प्रेरित करता है। अब देखिए, ये एक एडीएच के समान हार्मोन है। ये क्या करता है, इसकी कमी हो जाए तो एक रोग उत्पन्न होता है जिसे अपन डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। कमी के कारण रोग, कमी से होने वाला रोग जिसे अपन बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस या मूत्रलता रोग हो जाता है। यानी इस हार्मोन की कमी होगी तो दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर क्या नहीं होगा, जल अवशोषण नहीं होगा, तो मूत्रलता रोग या डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। यदि इसकी अधिकता हो जाए पिट्रेशन की तो क्या होगा, जल अवशोषण अधिक होगा और रक्त आयतन में वृद्धि हो जाएगी और ब्लड प्रेशर अधिक हो जाएगा। यह था आपके पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। इसके बाद अपन अन्य ग्रंथियों के हार्मोन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।